आज के लेक्चर में आपको मिड पॉइंट्स दे देता हूँ। जैसा कि हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50 और साथ में इनकी फ्रीक्वेंसीज आपको बता दी जाती हैं। मिड पॉइंट्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज 3, 7, 5, 6, 4 ये आपको इनकी फ्रीक्वेंसीज बता दी गई। आपने इससे पहले क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनाना सीखी और चाहे क्लास लिमिट्स हों चाहे क्लास बाउंड्रीज हों उनसे आप लोगों ने मिड पॉइंट्स फाइंड करना सीखे। ऐसा ही है। आज हम लोग यस देखते सर। हैं कि अगर हमें मिड पॉइंट्स गिवन हो तो मिड पॉइंट्स से क्लासेस कैसे बनाई जाएंगी। तो मिड पॉइंट्स से क्लासेस बनाने का जो मेथड है वो अब अच्छे तरीके से सीख लें। एक बात आपने याद रखनी है कि मिड पॉइंट्स से हमेशा क्लास बाउंड्रीज बना करती हैं और क्लास बाउंड्रीज से क्लास लिमिट्स बनाई जाती हैं। मिड पॉइंट से हमेशा क्लास बाउंड्रीज बनेंगी और क्लास बाउंड्रीज से क्लास लिमिट्स बनाई जाएंगी। मतलब आज के लेक्चर में मैं आपको रिवर्सल भी साथ साथ सिखा रहा हूँ कि चीज़ों का रिवर्सल हमने कैसे करना है। क्लासेस से मिड पॉइंट्स फाइंड करना सीख लिया तो मिड पॉइंट से क्लासेस कैसे बनानी है वो हम लोग सीख लेंगे। आपको क्लास इंटरवल का बताया गया था और मैंने आपको क्लास इंटरवल के दो फार्मूलाज बताए थे कि अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज गिवन हो तो जिस क्लास का इंटरवल फाइंड करना हो उस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री तो आपके पास क्लास इंटरवल आ जाता है। लेकिन अगर क्लास लिमिट्स गिवन हो तो फिर टू कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस या फिर उनकी अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस क्लास इंटरवल होता है। क्या आप सबको याद है? यस सर। तो बेटा यहाँ पर टू कंसेक्टिव मिड पॉइंट्स का डिफरेंस भी हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। टू कंसेक्टिव मिड पॉइंट्स का डिफरेंस भी क्लास इंटरवल होता है। लेकिन ये सिचुएशन उस वक्त होती है जब क्लासेस के दरमियान इंटरवल सेम हो। अगर क्लासेस के दरमियान इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट होंगे तब ये सिचुएशन नहीं होती कि टू कंसेक्टिव मिड पॉइंट्स का डिफरेंस क्लास इंटरवल। सिर्फ उस वक्त जब इंटरवल सेम हो और मिड पॉइंट से क्लासेस सिर्फ उस वक्त बना करती हैं जब क्लासेस के इंटरवल सेम हो। अगर क्लासेस के इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो हम मिड पॉइंट से क्लासेस नहीं बना सकते। तो जब हम लोगों ने मिड पॉइंट से क्लासेस फाइंड करनी हो तो सबसे पहले क्लास इंटरवल फाइंड कर लिया करो। तो टू कंसेक्टिव मिड पॉइंट्स का डिफरेंस क्लास इंटरवल। तो हमारे पास क्लास इंटरवल की क्या वैल्यू आ गई? 10। अब देखें तमाम मिड पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। हमने इनका हाफ कर लेना है, इस क्लास इंटरवल का हाफ कर लेना है। तो इस क्लास इंटरवल का हाफ कितना आ रहा है हमारे पास? 5। अब हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल, हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल अगर मिड पॉइंट में से माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री और अगर मिड पॉइंट में ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री बन जाती है। तो मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए आपने हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल मिड पॉइंट में से लेस किया तो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री और अगर इसमें आपने ऐड किया तो ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्री बन जाती है और ये आपके पास फर्स्ट क्लास बन चुकी है। 5 to 15 ये आपके पास फर्स्ट क्लास आ चुकी है। इसके बाद 20 के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करें तो 5 माइनस करें तो 15 और 5 ऐड करें तो 25। अब देखें फर्स्ट क्लास का एंड 15 पे हो रहा है, नेक्स्ट क्लास 15 से स्टार्ट हो रही है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मिड पॉइंट्स से हमेशा क्लास बाउंड्रीज बना करती हैं और क्लास लिमिट्स में तो दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा।
अब क्लास इंटरवल 10-10 का था, तो नेक्स्ट क्लास आप स्टार्ट करेंगे 25 से, इसमें 10 ऐड करें तो 35, इसका एंड हो गया। 35 से स्टार्ट करें, 45 पे एंड करें, फिर 45 से स्टार्ट करें और 55 पे एंड करें। तो क्या आप लोग मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्रीज बना लिया करेंगे? यस सर। यस सर। इजी मेथड है ना, कोई मुश्किल तो नहीं? नो सर। अच्छा, और अगर अब हम सर लोगों इसमें ने, इंटरवल इक्वल होना चाहिए। हाँ क्लास सर इंटरवल इक्वल होगा तभी बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके सर। सर काइंडली रिपीट कर सकते हैं? रिपीट किस चीज मिड को पॉइंट से करना है? क्लास मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री निकालने से। मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए 2 कंसेक्टिव मिड पॉइंट्स का डिफरेंस ले लिया करें। तो ये 2 कंसेक्टिव मिड पॉइंट्स का डिफरेंस क्लास इंटरवल कहलाता है। इस इंटरवल का हाफ करते हैं, तो मेरे पास जो इंटरवल आया वो 10 आया, उसका हाफ 5 आ गया। किसी भी मिड पॉइंट में हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री, और अगर इसमें ऐड कर देंगे तो अपर क्लास बाउंड्री बन जाती है। ओके सर, समझ आएगी। जी, क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स, क्लास, इससे पहले आपने क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनाना सीखी थी। अब क्लास बाउंड्रीज से क्लास लिमिट्स कैसे बनाई जाएंगी, ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इसको बनाना कैसे है। अब आप देखें इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 15-15। जबकि जब क्लास लिमिट्स में होते थे तो हम लोगों ने कहा था कि जो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस हो और उस डिफरेंस का हाफ लेना है, और लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे। कैसे ही था, तो हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाती थी। जी सर। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर रिवर्सल है। अब साथ में हमने ये कहा कि क्लास लिमिट्स डिस्क्रीट डाटा के लिए होती हैं और क्लास बाउंड्रीज कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए हुआ करती हैं। अब जी डिस्क्रीट सर। डाटा में जो मोस्टली हमारे पास जो डिफरेंस होता है ना, वो 1 का होता है। 1 2 3 4। अब देखिए 1 का डिफरेंस है ना। जी सर। अगर क्लास लिमिट्स गिवन होती फिर तो हमें डिफरेंस का पता चल जाता है कि भाई 1 का है या लेस देन 1 का है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम क्लास बाउंड्रीज से क्लास लिमिट्स बनाते हैं तो हमें डिफरेंस का पता तो नहीं होता ना क्या है। तो डिस्क्रीट डाटा में जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है। तो 1 के डिफरेंस का हाफ क्या है? 0.5। अब देखें, आपने रिवर्सल जाना है। जब क्लास लिमिट्स थी तो क्लास लिमिट्स की लोअर क्लास बाउंड्री में आप लोग माइनस किया करते थे, लेकिन जब क्लास बाउंड्री से क्लास लिमिट्स बनाएंगे तो फिर लोअर क्लास बाउंड्री में ऐड करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 5.5, और अपर क्लास बाउंड्री में से लेस किया करेंगे और ये बन जाएगा 14.5। अब नेक्स्ट देखें तो वो आपके पास बनेगी 15.5 टू 24.5। नेक्स्ट 25.5, 25.5। 34.5, शाबाश। 34.5। जी सर। 34.5 टू 44.5। नेक्स्ट सर ये गलत एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर। 35 आएगा सर 35.5 आएगा। लोअर क्लास में 35। ओके सर। जी 54.5। 54.5। अब आप देखें तो दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस है, और अगर फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट और उससे नेक्स्ट कंसेक्टिव क्लास की लोअर क्लास लिमिट्स के दरमियान डिफरेंस हो तो हम उसे क्लास लिमिट्स बोला करते हैं। तो हम लोगों ने इससे क्लास लिमिट्स बना ली हैं। अब अगर आप लोग देखें इन दोनों का मिड पॉइंट
फाइंड करें जरा इन दोनों का मिड पॉइंट। 10 और 5 और 15 का मिड पॉइंट फाइंड करें। 10 10। तो हमें भी तो यही कहा गया था ना कि हम ऐसी क्लासेस बना कर दें जिनके मिड पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाए, तो हम लोगों ने बना दी। क्या ये सब आपको क्लियर? क्या मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स बना सकें? यस सर। यस यस सर। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को। relative frequency, सर आपके ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं हमें? relative frequency को हम लोग डिनोट करेंगे RF के साथ। ओके सर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बेटा कोई भी डाटा हमें दे दिया जाता है, चाहे वो क्लास लिमिट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में हो, साथ में उनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमें बता दी जाती है। जैसे ऊपर वाले डाटा का टोटल सम कितना बन रहा है हमारे पास? 25 सर। 30 नहीं बन रहा, 25, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाले डाटे के ही एग्जांपल लेते हैं और हमसे कहा जाता है कि इस डाटा की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दें। वो डाटा मिड पॉइंट्स की सिचुएशन में भी हो सकता है कि मिड पॉइंट्स के सामने फ्रीक्वेंसी लिख कर दे देंगे। वो डाटा क्लास लिमिट्स की सिचुएशन में भी हो सकता है और वो डाटा क्लास बाउंड्री की सिचुएशन में भी हो सकता है। इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी वर्किंग की है, हमने क्लास इंटरवल फाइंड करना सीखा, हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने सीखे, कहीं पर भी हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्कस नहीं किया। हम सिर्फ एक्चुअल वैल्यूज क्लासेस वगैरह को डिस्कस करते रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं फ्रीक्वेंसी की डिस्कशन की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। RF से इसको डिनोट किया जाएगा और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास की एक्चुअल, जिस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है उस क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो मैं इधर इसे लिख देता हूं क्लास फ्रीक्वेंसी। हर क्लास की अपनी अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और इसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि उस डाटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितनी। तो इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। क्लास फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं स्मॉल f के साथ और टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं समीशन f के साथ। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे मेरी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, हर किसी के अपने अपने मार्क्स। तो अगर मैं उनसे पूछूं कि बेटा आपके मार्क्स की परसेंटेज क्या है, तो वो परसेंटेज कैसे बताई जाती है? आप लोग अपने मार्क्स, अगर अब मैं नोमान से पूछूंगा ना कि नोमान आपके मार्क्स की परसेंटेज क्या है, तो नोमान ने यहाँ पर अपने मार्क्स लिखने हैं कि सर मेरे 30 मार्क्स हैं, और इसको फिर डिवाइड करेगा कि कितने में से 30 मार्क्स हैं, कि टोटल कितने नंबर्स का टेस्ट था। तो उसे पता है कि टोटल टेस्ट था 50 का, तो वो मुझे बता देगा 0.6। और अगर अब ये चीज हमने इन परसेंटेज बतानी हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 किया जाता है। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करके वो कहेगा 60%, वरना वो कह देगा 0.6। तो दोनों का आंसर और मीनिंग सेम सेम ही है, 60% या 0.6 एक चीज है। तो सेम यही केस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ है कि जिस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी उस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी
डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लोग इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएगी? सर 0.12 अब देखें, अब इस क्लास की टोटल फ्रीक्वेंसी देख लें। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी बन रही है? 25 25। अब 25 के लिए अगर फर्स्ट क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है तो आप इसे करेंगे 3/25, तो आपके पास आंसर आ 25 जाएगा 0.12। 0.12 12 नहीं पढ़ते यार नोमान। अच्छा, सॉरी 7 सर सेकंड क्लास के लिए 7 हो तो 7/25 कर 0.28 लें तो 0.28। 2 ये सेकंड क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। थर्ड क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 0.2 0.2। थर्ड क्लास की 0.2। फोर्थ फोर्थ की क्लास की 0.16 0.24 नहीं है। 16 सर फोर्थ की 0.24 है एंड लास्ट हाँ, वाले की 0.16 है। 4 की 0.24 और लास्ट वाली क्लास की 0.16। 1 बेटा ये क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्या आप सब लोगों को ये समझ आ गई? जी यस सर सर मतलब Yes, सेकंड sir. क्लास के लिए हमने 7/25 किया। थर्ड क्लास के लिए हम लोगों ने 5/25। 25 जी, नेक्स्ट के लिए 6/25 6/25 एंड 4/25 और लास्ट के लिए 4/25। तो क्या आप लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दे देंगे? जी यस सर अब जैसे हम लोग परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में टोटल हमेशा 100 के इक्वल होता है। क्या आपको पता है? ना 100 से जी कम सर ना 100 से ज्यादा। अगर परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में जो टोटल होता है ना वो 100 होता है। अब जैसे भाई 50 मार्क्स का कोई टेस्ट तो हम उसे 100% कंसीडर करेंगे। कोई 30 मार्क्स का टेस्ट है हम उसे भी 100% कंसीडर करेंगे। कोई 80 मार्क्स का टेस्ट है हम उसे भी 100% कंसीडर करेंगे। तो चाहे जितनी भी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो हम उनको 100% कंसीडर करते हैं। राइट? यस यस सर सर अच्छा, तो बेटा Yes, sir. रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 तो अगर आप इन तमाम का सम करें, इन तमाम को ऐड करें तो ये 1 के इक्वल होती हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये बेहतरीन एमसीक्यू से आपसे पूछा जा सकता है। सम ऑफ relative frequency is equal to 1। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कोई भी डाटा हो उस डाटा में तमाम क्लासेस की अगर आप फ्रीक्वेंसीज का सम ले लें तो हमेशा 1 के इक्वल होगा। डन? यस सर जी सर और किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इन बिटवीन 0 एंड 1 होती है। तो देख लें आपके सामने ही है, 0 से कम नेगेटिव में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती और इसी तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास की 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकती। तो किसी भी पर्टिकुलर क्लास की जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में होती है, इन बिटवीन 0 एंड 1 होती है। गॉट इट? यस यस सर सर गॉट इट? अब सर ये जो रिलेटिव एक्सक्यूज मी सर बोलो। सर अभी आपने कहा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1 की इक्वल होगी। हाँ तो जी। अगर हम इंडिविजुअली हम इसको फाइंड करते हैं, जैसे हमने 3 को 25 पे डिवाइड किया और हमारे पास हाँ आया 0.12, हाँ तो इसकी आप बात करें कि ये नहीं, हमारे पास 0 से 1 हाँ या टोटल मैं इसका सुने सुने मैं कह रहा हूँ तमाम डाटा की रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम वो 1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल होगा। लेकिन किसी भी अगर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 0 और 1 के दरमियान में होगी। बट सर ये तो 0.12 है। हाँ, तो 0 और 1 के दरमियान में ही है ना। सही है, सही, ठीक है ठीक है ठीक है सर। अच्छा जी, अब
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के मतलब मीनिंग क्या होते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बता क्या रही होती है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें किसी भी क्लास की कंट्रीब्यूशन बता रही होती है। इसको मैं जरा यूं तो इस तरह से समझाता हूँ एक एग्जांपल से, कि भाई एक हम लोग ना चैरिटी फंड बना रहे थे, उस चैरिटी फंड में ना हमें 100 रुपीज़ की ज़रूरत थी, हमें 100 रुपीज़ की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने ना फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, मिस्टर ए, बी, सी, डी। और मिस्टर ए ने हमें दिए 15 रुपीज़, मिस्टर बी ने हमें दिए 35 रुपीज़, इस सी ने 20 रुपीज़, डी ने 30 रुपीज़। देखिए 100 हो गया है, यस सर। 100 कंप्लीट। तो जो फंड हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि यार मिस्टर बी की पार्टिसिपेशन कितनी है, मिस्टर बी की कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि मिस्टर बी की कंट्रीब्यूशन कितनी है? सर 35 को उसके 100 35 पे डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल, मतलब जितने मिस्टर बी ने कंट्रीब्यूट किए होंगे डिवाइडेड बाय टोटल कितनी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड थी, तो हम उसे कह देंगे कि भाई मिस्टर बी की कंट्रीब्यूशन 0.35, या फिर हम उसे कहेंगे कि मिस्टर बी की कंट्रीब्यूशन 35% है। 5% ऐसे ही है ना? जी सर। तो बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी किसी भी स्पेसिफिक क्लास, मतलब जिस क्लास की वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, वो उस क्लास की कंट्रीब्यूशन बताती है कि भाई टोटल वैल्यूज 25 हैं, टोटल वैल्यूज 25 हैं, इनमें Yes, से sir. कितने परसेंट वैल्यूज थर्ड क्लास कंट्रीब्यूट कर रही है? तो हमने कहा 20%, 0.2, ऐसे ही था। यस सर। ये देखें, तो 0.2 से मुराद है कि थर्ड क्लास की कंट्रीब्यूशन 20% है, कि 25 वैल्यूज में से 5 वैल्यूज थर्ड क्लास के पास हैं। गॉट इट? यस सर। यस सर। अगर वैसे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम लोग परसेंटेज में नहीं लिखा करते, लेकिन अगर आपको समझाने के लिए मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर भी दूं, तो फर्स्ट क्लास की परसेंटेज क्या बनेगी? 12%, 12%, 28%, 28%, 20%, 2% नहीं है, ये अभी 2% की मुझे आवाज आई थी। 20%, 20%, सॉरी सर। 24% and 16%. 16%, और अगर परसेंटेज में टोटल करें तो परसेंटेज में टोटल कितना बन जाता है? 100%, 100. 100%। तो बेटा हम यहाँ पर ये कहेंगे, सपोज मैं बात कर रहा हूँ सेकंड क्लास की, तो मैं कहूँगा कि सेकंड क्लास की ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.28 मतलब 28% हमें ये बता रही है कि सेकंड क्लास 28% कंट्रीब्यूट कर रही है। इसका मतलब कि टोटल जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज का 28% सेकंड क्लास के पास है। क्लियर? yes sir, कि अगर 100 वैल्यूज हैं टोटल, तो उसमें से 28 वैल्यूज सेकंड क्लास के पास हैं। अगर ये 50 हैं तो फिर, अगर ये 50 हैं तो फिर 14 वैल्यूज, और अगर ये 25 हैं तो फिर 7 वैल्यूज। तो यही तो था कि अगर टोटल 25 हैं तो 7 वैल्यू सेकंड क्लास के पास है। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। तो बेटा रिलेटिव sir. फ्रीक्वेंसी Yes. हमें किसी भी क्लास की कंट्रीब्यूशन के बारे में बताती है कि कौन सी क्लास हमारे डाटा के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हमसे ये जो क्वेश्चन किया जाता है वो ज़रूरी नहीं कि आपसे कहे फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ क्लास। कभी कभी वो ये भी कह देता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्थ क्लास, तो उससे मुराद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। अगर ऑप्शन में 0.24 हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई ना करो, सिंपली क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कर दो। लेकिन अगर आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया करो। आई होप कि आप मेरी बातें समझ चुके होंगे। Yes sir. यस सर। ओके, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको क्लियर हो चुका है? यस सर। यस yes sir, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला क्या था आपके पास?
क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। बेटा अगर यहीं पर वो आपसे रिवर्सल मांग ले तो आप तो परेशान हो जाओगे ना, कि अगर वो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद से बता दे, टोटल फ्रीक्वेंसी बता दे और क्लास फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो भाई आप तो नहीं फाइंड कर सकते ना। क्या अगर आपसे वो कहे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है आपके पास, मैं कोई भी क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दे सकता है, पूरे के पूरे डाटा की एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज ना बताए और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बता दे, और साथ में आपसे ये कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 25, तो सर उसको RF से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी आपको खुद बता दे और क्लास फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ ले, तो क्लास फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। शाबाश। तो भाई फाइंड कर लेंगे ना आप लोग। तो किसी भी तरह से आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। आई होप कि आप उसे आंसर कर लेंगे इंशाल्लाह। या पता चले हम तो घबरा गए हैं। नहीं नो सर, घबराना नहीं। घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बताएं जरा, सॉल्व कर लेंगे? यस सर। जी सर। करें। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके दें मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करने के लिए कुछ फ्रीक्वेंसीज आपको बता दी गई हैं, कुछ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपको बता दी गई हैं, लेकिन देखें फ्रीक्वेंसी का सम भी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी का सम भी गिवन है। अब अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्लास फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्लास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6। अगर क्लास फ्रीक्वेंसी गिवन है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो 23 डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.23। इसी तरह से इसका आंसर आ जाएगा 34, ये आंसर चला जाएगा 0.17, और लास्ट वाली क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.08, तो उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी आ गई 8। लेकिन सेकंड लास्ट क्लास की ना तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है और ना ही क्लास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपने इन तमाम का सम करके ये मिसिंग वैल्यू पहले फाइंड कर लेनी है कि टोटल सम आपके पास 100 है, तो आप 6 + 23 + 34 + 17 + 8 और इसको 100 में से माइनस करें तो देखें कौन सी यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, 12। तो आप देखें ये 100 कंप्लीट हो गया, तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली 12, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0.12। तो यही काम आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में से भी कर सकते थे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें, क्योंकि इसका टोटल हमेशा 1 के इक्वल होता है। ओके।